अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने होम्योस्टेसिस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर। उसमें से हमने 2 पार्ट्स उसके पढ़ लिए हैं, जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन है। आज हम इससे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे थर्मो रेगुलेशन से। तो थर्मो रेगुलेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने स्टार्ट में भी देखी है, यहाँ दोबारा देखेंगे। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। 3, बाहर जो चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग बॉडी को मेंटेन करना टेम्परेचर को, उसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो सबसे पहले हम प्लांट्स में देखेंगे कि किस तरह से होती है थर्मो रेगुलेशन। तो प्लांट्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन 2 तरह की डायरेक्शन उनको चाहिए। लो टेम्परेचर हो तो और तरह के डायरेक्शन वो करेंगे रेगुलेट करने के लिए, और अगर हाई टेम्परेचर हो तो और तरह से उनके अंदर होगा। तो अब देखते हैं कि लो टेम्परेचर में क्या होता है। जब टेम्परेचर लो होता है तो इट अफेक्ट्स द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आपने देखा होगा लिक्विड्स जो हैं, जैसे शहद की एग्जांपल ले लें आप, कि जब सर्दी आती है या थोड़ा ठंडा मौसम होता है, या कोई भी शरबत की एग्जांपल ले लें, तो वो थोड़ा गाढ़ापन उसमें आ जाता है। उसकी फ्लूइडिटी, इसको फ्लूइडिटी कहते हैं ना, बहने की सलाहियत को। तो सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है, यानी उसके अंदर जो लिपिड्स वगैरह हैं, तो वो इफ़ेक्ट होते हैं लो टेम्परेचर से। उससे ज़ाहिर सी बात है उसकी जो है वो ट्रांसपोर्ट की एबिलिटी भी इफ़ेक्ट हो जाती है, कि वो उस तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती चीज़ों की। तो प्लांट डेवलप इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लिक्विड रहते हैं कम टेम्परेचर पे। आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 में पढ़े हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जैसे ऑयल्स एंड घी पढ़े हैं आपने। तो उसमें क्या होता था कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में रहते हैं एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड। तो ये जो उनका प्रोपोर्शन है उसकी सेल मेम्ब्रेन में, ये उसको अनसैचुरेटेड को ज़्यादा कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर में वो लो टेम्परेचर तो हो गया ना कि उसमें वो ये कर लेंगे, लेकिन अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर कम है कि वो चीज़ें जम जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, तो इससे तो आइस बन सकती हैं। जो उसके अंदर जितना भी वो साइटोसोल है वो आइस बन जाएगा। आइस बनने से क्या होगा, वो सेल मेम्ब्रेन को परफोरेट करके सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट जो है वो अपने साइटोसोल के अंदर इस तरह से चेंजेस लाते हैं कि उनका साइटोसोल सुपर कूल बन जाता है विदाउट आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ इस तरह का, जो केमिस्ट्री में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ भी चुके हैं केमिस्ट्री में, कि एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो जाती है, कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो और लो चला जाता है, जल्दी नहीं जमती। जब वो नहीं जमता साइटोसोल तो वो बच जाता है। अंदर की क्रिस्टल जो है वो ज़्यादा खतरनाक होती हैं। बाहर जो सेल वॉल, क्योंकि हार्ड सी स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ क्रिस्टल बन भी जाएँ बाहर तो उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन अंदर बनेंगी तो वो सेल डेथ का बाइस बन सकती हैं। तो उसके लिए साइटोसोल को सुपर कूल कर लिया जाता है। हाई टेम्परेचर में क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर जो है वो एंजाइम्स पे मेनली इफेक्ट करके उनको डीनेचर कर देता है। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है, एंजाइम्स का पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम हो जाती है। तो स्पेशल किस्म की हीट शॉक प्रोटीन्स बनाई जाती हैं जो कवर कर लेती हैं एंजाइम्स को और प्रोटेक्ट करती हैं कि वो डीनेचुरेशन उनकी ना हो। एनिमल्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन, एनिमल्स का टेम्परेचर डिपेंड ऑन रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिज्म और रेट ऑफ हीट एक्सचेंज विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मीन ये दो के बाहर से कितनी हीट वो एक्सचेंज कर रहे हैं और उनके अंदर कितनी प्रोड्यूस हो रही है, उस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है। तो हीट एक्सचेंज इज डन बाय हीट गेन की जाती है, इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस, डायरेक्ट आर रिफ्लेक्टेड सनलाइट, इससे बॉडी में हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट लॉस रेडिएशंस और इवेपोरेशंस के ज़रिए बॉडी से हीट जो है वो लॉस होती है। तो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की टेम्परेचर की बेस पे। तो पहले 2 कैटेगरीज बनाई गई थी, ओल्ड क्लासिफिकेशन है, जिसमें पोकाइलोथर्म्स और होम्योथर्म्स क्लासीफाई किए गए थे। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, आपने टर्म सुनी होगी, बचपन में हम पढ़ते होते थे कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल। तो उनकी नेम्स असल में पोकाइलोथर्म और होम्योथर्म थे। तो पोकाइलोथर्म्स क्या है, इनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट मोर और लेस विद चेंजिंग इन्वायरमेंट। मीन उनका चेंज होता रहता है, वो अपना मेंटेन नहीं करते रेगुलर। कोल्ड ब्लडेड है, बाहर जितना टेम्परेचर होगा उतना ही उनके अंदर भी हो जाएगा, वो उसको मेंटेन नहीं करेंगे। तो इनवर्टिब्रेट्स, एम्फीबियन और रिप्टाइल्स को इसमें रखा गया था प्रीवियसली। होम्योथर्म्स में क्या होता है, दे रेगुलेट और मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स जो हैं दे आर होम्योथर्म्स। लेकिन ये डेफिनेशन पूरी तरह करेक्ट नहीं है। देयर वर डिफिकल्टीज क्लासीफाइंग द ऑर्गेनिज्म इन दीज 2 कैटेगरीज। तो
जैसा कि डीप सी फिशेस हैं, तो लिजर्ड है, होना तो उनको चाहिए कोल्ड ब्लडेड, लेकिन वो वार्म ब्लडेड हैं, दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। सिमिलरली मैनी बर्ड्स एंड मैमल्स आर वेरी बॉडी टेम्परेचर, मीन उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, जबकि होना वो मेंटेन चाहिए, जैसे हमिंग बर्ड और बैट्स हैं। तो ये चीज़ें जो है वो इस क्लासिफिकेशन को फ्लॉप कर देती हैं। न्यू क्लासिफिकेशन दी गई ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। उसमें 3 कैटेगरीज बनाई गई। एंडोथर्म्स, दे जनरेट देयर ऑन बॉडी टेम्परेचर बॉडी हीट थ्रू हीट प्रोडक्शन, उनके अंदर जो है वो उनके मेटाबॉलिज्म से उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे कि बर्ड्स, फिशेस, फ्लाइंग इंसेक्ट्स और मैमल्स को इनके अंदर रखा गया। एक्टोथर्म्स, दे प्रोड्यूस हीट एट लोअर लेवल बट आल्सो एक्सचेंज विद देयर एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज भी करते हैं, लाइक इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियन एंड रिप्टाइल्स, वो एक्टोथर्म्स थे। हेट्रोथर्म, इनमें क्या है कि ये अपनी वेरिंग डिग्री की इनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, लाइक बैट्स एंड हमिंग बर्ड। मीन ये एंडोथर्म्स की मॉडिफाइड फॉर्म है कि वो हीट प्रोड्यूस होती है लेकिन रेगुलेट नहीं करते, जिस तरह से एंडोथर्म्स जो है वो कर रहे होते हैं, तो उस तरीके से ये रेगुलेट नहीं कर रहे होते। मतलब एंडोथर्म्स एक मॉडिफाइड फॉर्म है उसकी होम्योथर्म की, और हेट्रोथर्म वो कैटेगरी बनाई गई है जो इनको जस्टिफाई करे उन ऑर्गेनिजम्स को जो हीट प्रोड्यूस ज़रूर करते हैं लेकिन वो अपनी हीट को रेगुलेट नहीं करते टेम्परेचर को बॉडी के। तो हीट एक्सचेंज किस तरह से रेगुलेट की जाती है, तो 3 टाइप्स की एडेप्टेशंस हैं। मॉर्फोलॉजिकल यानी कि स्ट्रक्चरल, मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चरल से। फिजियोलॉजिकल यानी इनकी फंक्शन से रिलेटेड। बिहेवियरल यानी कि किस तरह से वो बिहेव करते हैं हीट एक्सचेंज को और हीट को। तो ये 3 टाइप की जो है एडेप्टेशंस हैं। मॉर्फोलॉजिकल है या स्ट्रक्चरल है तो लॉन्ग टर्म चेंजेस आ जाते हैं सब डर्मल फैटी लेयर के अंदर, या पिलेज जो है वो उनकी ऊपर वाली स्किन की लेयर के अंदर एक फैट की लेयर बन जाती है। फैट जो है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है कि इंसुलेशन के लिए यूज़ होती है फैट। स्वेट ग्लैंड्स हैं, जैसे हमारे अंदर भी है, आजकल भी आप देख सकते हैं वार्म सीजन है, तो इसमें क्या होता है स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से बॉडी की एक्सेस हीट जो है वो बाहर निकल जाती है। लंग्स हैं मॉडिफाइड फॉर पेंटिंग, ये डॉग्स वगैरह में होते हैं, उनका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो पेंटिंग के लिए यानी एवेपोरेटिव कूलिंग के लिए वो मॉडिफाई होता है उनका रिस्पिरेटरी सिस्टम। आपने देखा होगा डॉग्स को जुबान निकाल के हाँफ रहे होते हैं, असल में वो पेंटिंग कर रहे होते हैं कि वो जो मॉइस्ट सरफेस होती है जिनके रिस्पिरेटरी सिस्टम की, वहाँ से एवेपोरेशन होती है जिससे जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं पेंटिंग यानी एवेपोरेटिव कूलिंग। फिजियोलॉजिकली क्या चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजी यानी फंक्शनिंग वाइज क्या है, ब्लड फ्लो को रेगुलेट किया जाता है। जब हीट को बॉडी से डिस्पर्स करने की ज़रूरत है तो मोर ब्लड फ्लो टूवर्ड द स्किन, और जब उसको कंजर्व करने की ज़रूरत है तो लेस ब्लड फ्लो ड्यूरिंग कोल्ड सराउंडिंग। आपने देखा होगा कि गर्मियों में हमारे हाथ पाँव ठीक बाकी बॉडी टेम्परेचर की तरह ही रहते हैं, लेकिन सर्दियों में ठंडे होते हैं। हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं। असल में होता क्या है, ब्लड फ्लो वो जो स्किन वगैरह है उसको कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि हमें इंटरनल ऑर्गन के लिए हीट को कंजर्व करने की ज़रूरत है। लेकिन जब वार्म सीज़न होता है तो हीट को डिस्पर्स, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है तो उसको डिस्पर्स करने की ज़रूरत होती है, तो उस दौरान जो है वो ज़्यादा ब्लड फ्लो, वेसल्स मोटी होती हैं, वेजो डायलेशन होती है यानी फैलती हैं, और उससे ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ मसल्स है, जैसे बर्ड्स के अंदर प्लूमेज फ्लफिंग होती है, यानी वो फड़फड़ाते हैं अपने परों को जिससे उनको हीट मिलती है। हमारे अंदर भी हम कपकपाते हैं जो जब शिवरिंग होती है, जो आगे जब हम मैन में पढ़ेंगे इसमें देखेंगे कि जब शिवरिंग होती है, कांपते हैं, हमारे मसल्स काम करते हैं, तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, तो ये एक फिजियोलॉजिकल भी है कि स्वेट ग्लैंड का होना एक स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है और उनका फंक्शनल होना या उनका काम करना एक फिजियोलॉजिकल है अडेप्टेशन। बिहेवियरल है, तो बिहेवियरल में मूवमेंट होती है, और जहाँ हीट कम से कम जैसे स्क्वेरल हैं यानी गुलेरियाँ होती हैं, तो वो जब तेज़ धूप होती है तो वो अपनी बिलों में चले जाते हैं, दे मूव टू देयर बरोज ड्यूरिंग मिड डे। और लिजर्ड जो है वो धूप तापती हैं, धूप में बास्किंग करते हैं। हमारा भी अगर देखा जाए तो हम सर्दियों में धूप में बैठते हैं, लेकिन गर्मियों में हम धूप को अवॉइड करते हैं, ठंडी जगह पे रहना पसंद करते हैं, तो ये एक बिहेवियरल अडेप्टेशन है। इसके अलावा पोस्चर, बैठने का अंदाज़, आप इससे आप यही देख लेते हैं कि हम सर्दियों में हमारा बैठने का अंदाज़ और गर्मियों में हमारा बैठने का अंदाज़ टोटली डिफरेंट होता है।
गर्मियों में हम उतना सिमट के नहीं बैठते, तो ये चीज़ जो है वो बिहेवियरल अडेप्टेशन आ जाते हैं।